हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम अजय और आज मैं एक चैलेंज लेके आपके सामने आया हूँ। ये चैलेंज मेरे लिए भी है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए तो है ही है, मेरे लिए भी है, क्योंकि मैंने आज तक यूट्यूब पे ऐसा कभी नहीं किया है कि मैं 75 डेज या 100 डेज या कोई भी पर्टिकुलर डेज का मैं चैलेंज लूँ और इसे मैं फॉलो करूँ। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया है। हाँ, मेरी क्लासरूम में मैं कुछ चैलेंजेस देता था और मैं अपने आप को चैलेंजेस देता था और कोशिश ये करता था कि अपने बच्चों को मैं वही सिखा पाऊँ, चाहे वो मोटिवेशन को लेके हो, चाहे वो सब्जेक्ट को लेके हो, चाहे वो किसी किसी पर्टिकुलर थिंकिंग को लेके हो। तो मैं वो चैलेंज देता था और चैलेंज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता था और एक प्योर सा थॉट प्रोसेस वो ऑर्डर्ड रहता था बच्चों के लिए स्पेशली। तो ये चैलेंज उन्हीं बच्चों के लिए, मैं उन बच्चों से जो मुझसे कनेक्टेड हैं या फिर जो कनेक्ट होने वाले हैं, है ना, ये मेरी एक्सपेक्टेशन भी है। ये प्योरली मैं यही बहुत कहूँगा कि मेरे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि यार मुझसे कुछ कुछ बच्चे कनेक्टेड हों और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा यही कहना है कि आप प्लीज़ आप 75 डेज मुझे फॉलो करो। और मैं आपके लिए ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि 75 डेज में जो फिजिक्स मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ वो आपके लिए बड़ा हेल्दी बनने वाली है। मतलब आपको सब्जेक्ट में बड़ा हेल्दियर एक्सपीरियंस आप करेंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मेरे यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दूंगा उसमें 100% क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। हाँ, अगर आप मेरे साथ मेरे पैरेलल प्रैक्टिस करते रहेंगे या फिर जो भी मैं आपको वर्क देता हूँ, मैं एट द एंड जब भी टॉपिक एंड होगा उसके एंड में मैं कुछ आपको वर्क दूंगा, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो 100% आप बेहतर कर पाओगे। हाँ, तो शुरू करते हैं। और शुरुआत कैसे? अगर आप 11th एंड 12th में जाते हैं तो 11th एंड 12th में आपके पास लगभग 35 चैप्टर्स और 30 चैप्टर्स तो कम से कम देखने को मिलते हैं। 30 चैप्टर्स और 30 चैप्टर्स को हमने कुछ ऐसे ब्रेक किया है जिससे मैं आपको 75 डेज में एक रियलाइज्ड फिजिक्स दे पाऊँ। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 200 और 300 के क्वेश्चन प्रैक्टिस रखी है। मतलब हर लेक्चर में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 या 4 या 5 या 10 क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद मैंने बोला ना कि आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, मैक्सिमम वैरायटी बन सकती हैं, वो मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व की है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं ये जरूर कह पाऊंगा कि उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको 100% मिल जाएंगे, वो भी लगभग 90%। मैं 90% या कोई काउंट तो है नहीं इसका कि 80% बन जाएंगे, 90% बन जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के ही फ्रेम होके आते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे पिक किए हैं वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप प्लीज उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, उसी टाइप के क्वेश्चंस को आप बार बार अच्छे से कर लेते हो, तो आप ये समझिए कि आप क्लोज टू रिजल्ट बैठ जाएंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आज हम डिस्कशन क्या करने वाले हैं। आज की बातें हमारी किस टॉपिक को लेके आने वाली, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स को फील कराता है। और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और आज के लेक्चर और कल के लेक्चर में वो एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। मतलब 2 दिन के लेक्चर में एक क्वेश्चन मिलेगा और जो क्वेश्चन मैं आपको यहां पे पिक करके दूंगा उन्हीं क्वेश्चन में 100% वो चीजें मिल जाएंगी। मतलब आप अपना 4 नंबर मजबूत कीजिए पहले तो, है ना। एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो पहले तो 4 नंबर मजबूत करते हैं और थोड़ा सा प्योरली स्टडी करते हैं। थोड़ा फील करो और फील करो भैया, मैंने एक वर्ड यहां पे ले रखा है, वो वर्ड है फिजिक्स, है ना। क्योंकि शुरुआत की है तो बच्चों को यह भी पता होना चाहिए फिजिक्स क्या है। बड़ा किताबों में लिखा हुआ है, फिजिक्स के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन जानता हूं, मैं थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करना जानता हूं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानता जो किताबों में लिखा है वो एंड है। किताबों में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो मुझे थोड़ा सा फॉल्टी नजर आती हैं, है ना। और वो फॉल्टी जो थिंग्स हैं वो हम अपने माइंड में लेके चलते रहते हैं, है ना। फिजिक्स के लिए मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, फिजिक्स का मतलब है हम यहां पे क्वांटिटीज को मेजर करना सीखते हैं। जैसा मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में नंबर्स के साथ हम गेम करते थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस और बेसिक मैथमेटिकल जो एप्लीकेशंस हैं उन सभी को नंबर्स के साथ करते थे, लेकिन यहां पे आप सब कुछ क्वांटिटीज के साथ कर रहे होगे। तो फिजिक्स के बारे में मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, फिजिक्स का मतलब है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल एंड क्वांटिटीज। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना सीखना है यहां पे हमें, और क्वांटिटीज को मेजर करते टाइम कुछ एक्यूरेसी का ध्यान में रखना है कि हम उसे एक्यूरेट मेजर कर पाए। इसी वजह से फिजिक्स ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए,
जैसे आपने एग्जांपल देखा भी होगा कि यार अगर मुझे करंट मेजर करना है, मुझे वोल्टेज मेजर करना है, तो करंट मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए एमीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है, गैल्वेनोमीटर भी है, इसके अलावा पोटेंशियोमीटर भी है। तो ये बहुत सारी डिवाइसेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज ऑफ हम क्लोज टू एक्यूरेट रिजल्ट क्रिएट करना चाहते थे, दैट्स वाई ऐसा किया गया। ठीक है, उसके बाद यानी जब आप फिजिक्स के बारे में जान चुके होंगे थोड़ा बहुत, तो मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं इसके विषय में ज्ञान दे रहा हूंगा। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। भैया इनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आज के दिन में। उसके बाद स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब ये क्वांटिटीज के नामकरण से रिलेटेड। यानी आपने देखा होगा कि भैया 5 किलोग्राम है, तो ये जो किलोग्राम शब्द है ये किसने दिया, यानी कौन ऐसा है कि कोई भी आके नाम ऐसे देगा और रख लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो स्टैंडर्ड सिस्टम्स, हम स्टैंडर्ड सिस्टम्स की बात करेंगे, वो सिस्टम जो इनका नामकरण करते हैं। उसके बाद लेंथ को मेजर करना, मास को मेजर करना और टाइम को मेजर करना, ये थोड़ी बहुत बातें। इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। और मैंने ये देखा है कि ऊपर वाले पोर्शन की अगर बात करूं तो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर मैं इसके डायमेंशनल एनालिसिस की बात करूं तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस संपूर्णतया होते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस चैप्टर में बनते ही 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से, एक क्वेश्चन एरर एनालिसिस से, और तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलीपर से बनता है। लेकिन अब स्क्रू गेज और वर्नियर कैलीपर से भी क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं, क्योंकि उसे सिलेबस के पार्ट में नहीं रखा गया है। अगर आप नीट और जेई के सिलेबस में जाते हैं तो वहां पे आपको ये सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो यार उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस, और डायमेंशनल एनालिसिस में एक बात डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके अलावा यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, कि यार भैया हम ये फॉर्मूला जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं उसका यूज क्या है, तो हम यूजेस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आज का जो डिस्कशन है वो इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहली बात, आपके अकॉर्डिंग फिजिक्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं कहना चाहूंगा। मैंने बोला था कि द मेजरमेंट ऑफ, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the physical quantities, with the physical quantities। आप कहोगे कि सर ये जो डेफिनेशन आप लिखवा रहे हो ऐसी तो किताबों में लिखी नहीं है। डील्स विद द फिजिकल क्वांटिटीज विथ ग्रेट एक्यूरेसी, विथ ग्रेट एक्यूरेसी, है ना। तो जहां तक मैंने इस बात को समझा है ना, वैसे किताबों में लिखा है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचुरल फिनोमिनाज, नेचुरल फिनोमिनाज उसे हम फिजिक्स कहते हैं, या नेचुरल फिनोमिनाज के लॉज को स्टडी करना उसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो मैं कहता हूं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे 11वीं का बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट बनाना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनाना है। इसलिए 11वीं का बच्चा हो या फिर 12वीं का बच्चा हो या फिर 12वीं के बाद का बच्चा हो, वो भावनाओं पे नहीं जाना है, आपने रियलिटी को समझना है। एक भावनात्मक ज्ञान होता है और एक ज्ञान होता है, तो भावनात्मक ज्ञान पे नहीं जाना है। भावनात्मक ज्ञान आपको मजा दे सकता है, मतलब आप उसमें एंजॉय तो करेंगे, लेकिन उससे रिजल्ट क्रिएट नहीं होता। तो भैया जो सच्चाई है उस सच्चाई को पकड़ के चलो। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, इसको समझना भी आसान है, इस डेफिनेशन को समझना भी आसान है। क्यों समझना आसान है कि आपने फिजिक्स जब भी पढ़ी होगी, तो फिजिक्स अगर मोशन चैप्टर पढ़ा तो मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की चर्चा हम करने लग गए। इन्हीं क्वांटिटीज को मेजर कर रहे थे। फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात की तो फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, प्रेशर के बारे में स्टडी कर रहे थे, इंपल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, मोमेंटम के बारे में स्टडी कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बातें कर रहे थे। तो भाई जब भी हम क्वांटिटीज की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम फिजिक्स में है। क्वांटिटीज के मेजर करने की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम फिजिक्स में है, ठीक है। तो भाई फिजिक्स का मतलब मैं जो आपको बता रहा हूं यहां पे कि फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करना और उसके मेजरमेंट को देखना और उनकी एक्यूरेसी का ध्यान में रखना, ये फिजिक्स है। क्लियर, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है ये समझ आ गया, क्लियर। वैसे फिजिक्स की अगर दूसरी डेफिनेशंस पे आप जाओगे तो बुक्स में और भी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा ज्ञानी पुरुष डेवलप करना चाहता हूं कि भैया एक ज्ञान हो आपको जो आपको रिजल्ट क्रिएट करने में मदद करे।
ठीक है, तो फिजिक्स क्या होती है इतनी सी बात आप याद रखो। उसके बाद आपको पता है यहां पे वर्ड पता चला फिजिकल क्वांटिटीज, तो चलो उसी पे चर्चा कर लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो दूसरी जो हेडिंग आपको देखने को मिल रही है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, है ना। तो यहां पे हम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, हम केवल इतनी सी बात फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कहना चाहते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, तो विच कैन बी मेजर्ड यानी जिसे आप मेजर कर सकते हैं, जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं। आपको पता है जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि 1 किलोग्राम, तो आपको पता है उसे आप काउंट नहीं करेंगे, आप उसे मेजर करेंगे, है ना। और आपको पता है मेजर करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है स्केल की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? स्केल की, स्केल की रिक्वायरमेंट होती है। जिन्हें मेजर किया जा सकता है, जो भी मेजर की जा सकती हैं, वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज है। क्लियर? फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता है 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से वो 2 प्रकार हैं? मैंने बोला ना कि अभी थ्योरेटिकल चला हुआ है, न्यूमेरिकल की कोई बात ही नहीं होगी अभी तो। ठीक है, 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक जो प्रकार है, एक प्रकार जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। और दूसरे प्रकार की जो क्वांटिटीज होती हैं उसे बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझे कि नहीं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बच्चा तुरंत बक पड़ेगा। क्या बक पड़ेगा? कि सर बताओ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो मेरे वाला ज्ञान लेना चाहते हो, किताबों वाला ज्ञान, मेरे वाला ज्ञान आप समझो, देखो ध्यान से। मैंने बोला था रियलिस्टिक ज्ञान करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है द स्टैंडर्ड सेट बाय अस, द स्टैंडर्ड सेट बाय अस, सेट बाय अस, यानी जिनके स्टैंडर्ड को हमने तय किया, जिनके स्टैंडर्ड्स को हमने तय किया, वो सभी क्या हैं? वो सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जनरली अगर मैं आपसे बोलूं मास, मास, लेंथ, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स भी आप बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स, इसके अलावा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसके अलावा टेम्परेचर, इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर। आपने नोटिस किया कि ये 7 क्वांटिटीज जो हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनके स्टैंडर्ड्स को हमने तय किया है। आप कहोगे सर बताओ कैसे हमने तय किया है? अच्छा एक बात बताओ आप लोग, 1 किलोग्राम जो होता है या फिर 1 ग्राम जो होता है या फिर 1 मीटर जो होता है, ये कोई मेजरमेंट है फिर स्टैंडर्ड? अरे भैया कहोगे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। अब 1 मीटर लेंथ आती, 1 मीटर मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक है। कितना है बेटा? 1 मीटर यहां से लेके यहां तक है। क्लियर? दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ 1 मीटर। कितना है बेटा? 1 मीटर है। ठीक है, तो ये भाई किसी न किसी ने शुरुआती समय पे मान लिया, तय कर दिया गया कि आज के बाद इतना 1 मीटर माना जाएगा, है ना। अब ऐसा कोई भी आके चल के नहीं कह सकता। अभी मैं उसके विषय में भी बात करूंगा कि ये कौन तय करता है। तो मैंने बोला ना कोई भी आके इसको तय नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जनरली ये जो स्टैंडर्ड्स हैं दैट इज फ्रांसिस स्टैंडर्ड्स। आप एनसीईआरटी बुक में इस बात को देख भी सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रांसिस स्टैंडर्ड्स, फ्रांस स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं आप इन्हें। आपको पता है ये 1 मीटर एक रॉड, 1 मीटर एक पर्टिकुलर लेंथ, ये तय की गई, इसको आज के बाद 1 मीटर कहा जाएगा। और आपको पता है इसके फर्दर कितने डिवीजन? 100 डिवीजन। कितने डिवीजन बेटा? 100 डिवीजन। और एक पर्टिकुलर डिवीजन को क्या कहा जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर भी क्या है, फर्दर स्टैंडर्ड है। क्लियर? तो आपको पता है 1 मीटर भी स्टैंडर्ड था और 1 सेंटीमीटर भी स्टैंडर्ड है। ऐसे ही अगर मैं मास की बात करता हूं, तो मास में अगर हम किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम मींस द अमाउंट ऑफ मैटर, यानी आज के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट को 1 केजी कहा जाएगा। और अगर मैं उसके 1000 पार्ट कर दूं तो एक पर्टिकुलर पार्ट को 1 ग्राम कहा जाएगा। ये स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। अगर वहीं पे मैं टाइम की बात करूं तो आपको पता है टाइम की अगर मैं बात करता हूं, दिन में 24 आवर्स होते हैं। मतलब इसका मतलब सब्जेक्टेड है कि भैया पूरे दिन को 24 पार्ट में तोड़ा गया और एक पर्टिकुलर पार्ट को 1 आवर कहा गया। उस पर्टिकुलर पार्ट को अगर 60 और पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा तो एक पर्टिकुलर पार्ट को 1 मिनट कहा गया, है ना। ये समझने वाली बात है, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं कि यार ये हमने तय किया है। तो जो हमने तय किया है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसके स्टैंडर्ड्स को हमने माना, जिसके मेजरमेंट को हमने ऑलरेडी तय कर रखा है, जिसके मेजरमेंट को हमने ऑलरेडी तय कर रखा है, जिसको हमने मान लिया है। क्लियर? उन क्वांटिटीज को आप क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और ये कितने टाइप की होती हैं? 7 टोटल नंबर ऑफ जो क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो 7 है। ठीक है। ऐसे ही मैं टेम्परेचर के विषय में कहना चाहता हूं। टेम्परेचर के विषय में आपको पता है, टेम्परेचर के विषय में हम बात करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री फॉरेनहाइट या 3 डिग्री र्यूमर या फिर 1 केल्विन, ऐसी बातें करते हैं, है ना, ऐसी बातें करते हैं। क्लियर? अगर मैं सेल्सियस स्केल को देखूं तो सेल्सियस स्केल डिवाइडेड होती है 100 पार्ट में। अब आपको पता है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया, भैया एक ट्यूब ली, उस ट्यूब में मरकरी भर दिया, फिर उस ट्यूब को लेके गए वो किसके पास? आइस के पास। आइस के पास जब लेके गए तो आपको पता है कि वो जो मरकरी था वो कंप्रेस हो गया। ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है। अब मैटर की प्रॉपर्टी की वजह से वो कंप्रेस हो गया और उस कंप्रेशन पॉइंट, मैक्सिमम कंप्रेशन पॉइंट को हमने 0 मान लिया। फिर उसको बॉइलिंग वाटर के पास लेके गए। तो जब बॉइलिंग वाटर के पास लेके गए तो आपको पता है एक्सपेंशन होने लग गए। और वो एक्सपेंशन कहां पे पहुंचे? 100 तक पहुंचे। आपको पता है मिडल ऑफ मोस्ट के डिवीजन कितने कर दिए गए? 100 डिवीजन कर दिए गए। आपको पता है उन्हीं डिवीजन को हमने मेजरमेंट में ले लिया। अगर यही डिवीजन 0 से लेके 100 ना करके उन्होंने 0 से लेके 200 किया होता तो बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस कहा जाता। लेकिन अभी किसे कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। दिस ओके और नॉट? तो आपको पता है ये भी तय किया गया है, ये माना गया है। और ये माना किसे गया है? मैटर की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए। यानी अगर सेल्सियस स्केल बनाई गई तो सेल्सियस स्केल में तय की गई जो चीजें थी वो मैटर की प्रॉपर्टी के प्रोपोर्शनल ध्यान में रखी गई। क्लियर है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं समझ आ गया होगा। ज्यादा समय यहां पे व्यतीत करते नहीं है क्योंकि मैंने बोला है कि यार हम कोशिश करेंगे हम उन बातों पे ज्यादा चर्चा करें, उस विषय पे ज्यादा चर्चा करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसे विषय पे चर्चा ना करें जहां पे हम समय व्यतीत करने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है? आपके पास दूसरी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कौन सी होती है बेटा? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं बताओ? ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी, यानी विच इज ड्राइव्ड यूजिंग, क्या लिखा है? विच इज डिराइव्ड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाया गया, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाया गया, उन्हें आप क्या कहते हैं? विच इज ड्राइव्ड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, उन्हें क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब आपको पता है कि अब एग्जांपल दे दो। एग्जांपल आपके पास देखो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन है, वर्क है ना, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज। आप इनफाइनाइट नहीं कह पाओगे, इनफाइनाइट नहीं, इसका एक कैलकुलेटेड नंबर है। और आपको पता है कि हम ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। आपको अगर सर कैसे इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करो, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा देखो, जैसे फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला आपने मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है कि नहीं? मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है मास और एक्सेलरेशन को क्या मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूं? वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूं। अब फर्दर मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मास वेलोसिटी को मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकता हूं। तो टाइम तो ऑलरेडी नीचे था, तो टाइम का स्क्वायर, यानी मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। अगर आप नोटिस करें तो आपको पता है मास डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है और टाइम, मास लेंथ और टाइम से मिलके क्या बना हुआ? फोर्स। तो जो क्वांटिटीज, क्या बोला मैंने? जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाई जा रही हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो।
एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्वांटिटी है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करो तो फोर्स अपॉन चार्ज होता है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स आपको पता है मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर है। और आपको पता है चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। अगर पढ़े हो 10वीं कक्षा में भी इसको पढ़ लेते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 12वीं वाले ही बच्चे इस बात को देखें। तो अब क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई फॉर द करंट और टी फॉर द टाइम। तो अगर आप नोटिस करो तो आप देखो ध्यान से, मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन करंट इनटू टाइम का क्यूब। आपको पता है मास, लेंथ और टाइम और इलेक्ट्रिक करंट से मिलके बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप एक बात नोटिस करो, यहां पर क्या नोटिस करने को मिला कि मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, बताओ बताओ जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सी क्वांटिटी है। आप तुरंत चिल्ला के क्या कहोगे, आप तुरंत चिल्ला के क्या कहोगे, बताओ जल्दी से क्या कहोगे। आपको पता है ये दोनों क्वांटिटीज क्या हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी मुझे बताओ कितनी क्वांटिटीज हो सकती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ऐसी बहुत सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो सकती हैं जो उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी। इज दिस ओके और नॉट, क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपके बच्चों एक मन में बात रह जाती है, मन में बात रह जाती है, क्या सर आप कभी कभी वर्ड यूनिट भी यूज करते हो? तो सर फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट होती हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट की बात करें तो वो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं पूछूं कि इसकी यूनिट क्या है, तो आप कहोगे सर मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, टाइम मतलब सेकेंड का स्क्वायर यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आपसे न्यूटन कहते हैं। तो अब मुझे बताओ न्यूटन किस टाइप की यूनिट है, तो आप कहोगे सर ड्राइव्ड यूनिट है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस टाइप की यूनिट है, तो आप कहोगे सर ड्राइव्ड यूनिट है। वहीं पे अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं तो मास की यूनिट क्या होती है, मास किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स को आप कैंडला, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, कैंडला होती है, करंट की एम्पियर होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, अमाउंट ऑफ मोटर की मैटर की मोल होती है। तो मैं लिख देता हूं भैया, इसकी क्या होती है कैंडला, क्या होती है कैंडला, इसकी क्या होती है मोल, क्या होती है बेटा, मैं लिख देता हूं मोल, इसकी मोल होती है, इसकी क्या होती है कैंडला, कैंडला होती है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है एम्पियर, आप जानते हो, टेम्परेचर की केल्विन होती है। तो आपको पता है कि जो क्वांटिटीज, जैसे अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट की बात करूं तो उन्हें आप क्या कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और अगर मैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट की बात करूं तो होती ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। क्लियर है ना, डन, ठीक है। ये बात समझने के बाद, ये बात समझने के बाद नेक्स्ट बात हम क्या करना चाहेंगे भैया, ये बात करना चाहेंगे कि एक क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड को तय कौन करता है। आप कहोगे सर स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बात करना चाहता हूं या स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज की बात करना चाहता हूं, सिंपल सी बात, क्वांटिटीज की यूनिट होती हैं। तो या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज या फिर स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, इनकी मैं बातें करना चाहता हूं। अगर मैं इसकी बातें करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ क्वांटिटी क्या होती है, पता चल गया। क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो अगर मैं क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा तो क्वांटिटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक उसका मैग्नीट्यूड, क्या होता है बेटा, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा उसका यूनिट होता है, और तीसरा उसका डायरेक्शन और डायरेक्शन लेस। डायरेक्शन की बात करते हो या तो वो डायरेक्शन लेस होती है, क्या होती है, डायरेक्शन लेस होती है। ठीक है, तो आपको पता 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। जैसे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हाउ मच द क्वांटिटी इज, हाउ मच द क्वांटिटी इज है ना, क्वांटिटी इज, यानी इस बात का क्वेश्चन आंसर हमें कौन देता है, मैग्नीट्यूड, है ना, यानी विच वॉज द क्वांटिटी इज, विच वॉज द
क्वांटिटी इज, इसका आंसर कौन देता है? यूनिट। ठीक है, और आपको पता है डायरेक्शन है या नहीं है, ये फर्दर उसको हम डिफरेंट टाइप से डिफरेंशिएट करके देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 1 किलोग्राम, क्या लिखा? 1 किलोग्राम। ठीक है, और आपको पता है कि मुझे डायरेक्शनल वाले पार्ट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है ना? इस प्रकार की क्वांटिटीज को आप पता क्या कहते हैं? इस टाइप की क्वांटिटीज को आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसे आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपने लिखा 1 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है, उन्हें आप कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? उन्हें आप वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डायरेक्शन के वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन है या नहीं है, इससे क्वांटिटी का एक नया नामकरण हो जाता है। क्या बोला मैंने? डायरेक्शन है या नहीं है, इससे क्वांटिटी का एक नया नामकरण हो जाता है। तो आपको पता है कि फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है? क्वांटिटीज के 2 टाइप होते हैं। फर्दर में उन क्वांटिटीज के फर्दर 2 टाइप कौन से होते हैं? स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटीज, और जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उन्हें क्या है? लेकिन आपको पता है दोनों केसेस में ये वाला पार्ट क्या है? अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो यहां पे 1 क्या है? दैट इज मैग्नीट्यूड। किलोग्राम क्या है? यूनिट। और आपको पता है टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी यहां पे ये ब्लैंक पड़ा हुआ है और यहां पे ये ओपन। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस टाइप से बना देता हूं। ठीक है, ये पार्ट आप देख लो। क्लियर? डन। क्लियर है? डन। क्लियर? तो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बात आपको पता चल गई है ना? रिप्रेजेंटेशन मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। इसके अलावा देखो मैं क्या बातें और आपसे करने वाला हूं। आपको पता है कि जैसे मैंने आपसे शुरुआती टाइम पे मैंने एक डेफिनेशन दी कि जो क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड हमने तय किया। अब हमने का मतलब ये थोड़ा ना कि मैं तय कर दूंगा। हमने का मतलब यहां पे ये नहीं है कि मैं तय कर दूंगा। हमने का मतलब यहां पे क्या है? हमने का मतलब है कि कोई ना कोई होगा जो इसको तय करता है। कौन तय करता है? उसके लिए हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम्स की, जो ये स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास कौन कौन से वो स्टैंडर्ड्स हैं? जैसे आपको पता है MKS की अगर हम बात करें, हम CGS की बात करें, हम FPS की बात करें, हम SI की बात करें। ठीक है, MKS, इस MKS स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। अगर हम CGS की बात करते हैं, CGS फॉर द सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। FPS की बात करें तो फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। और वहीं पे SI की बात करूं तो SI की जब मैं बात करने जाता हूं तो SI क्या है? उसमें भी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम। ठीक है, ये बात आपने और फॉलो कर लेनी है। आपको कि सर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करोगे क्या? मैंने कहा नहीं भैया, समय हमें नहीं खराब करना है। मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा करके आपका समय व्यतीत नहीं करना चाहता हूं। यहां पे हम वही डिस्कशन करेंगे जो सच में फ्रूटफुल होने वाले हैं। हाँ, बेसिक सी इंफॉर्मेशन में आपको देना जरूर इंपॉर्टेंट समझता हूं, बिकॉज ऑफ आप इंटरकनेक्टेड रहे और आपको ये जरूर पता रहे कि भैया कितनी बातें पढ़नी है और कितनी बातें नहीं पढ़नी है। ज्यादातर बच्चा इसी में समय अपना खराब करता रहता है, उसे नहीं पता होता कि मुझे कहां पे ज्यादा समय व्यतीत करना है। यहां पे पता है कि भैया 4 नंबर चाहिए, वो 4 नंबर मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे डिस्कस किए गए यहां पे क्वेश्चन में से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं। वैसे आगे आने वाले चैप्टर्स में भी मैं कॉन्फिडेंट हूं, बट यहां पे आपको बिल्कुल ये तय करके दूंगा कि भैया यहां से क्वेश्चन और इस प्रकार का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम है। आपको सर इनके बारे में थोड़ी सी बातें तो कर ही लो,
मैं बिल्कुल कहा चलो बातें कर लेते हैं। बातें क्या करनी है आपसे कि यार ये जो नामकरण है, ये जो MKS है, आपको पता है ये सब ये स्टैंडर्ड्स हैं। अब स्टैंडर्ड्स क्या है? जैसे MKS, आपको पता है M फॉर द मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। आपको कहा सर ऐसा ही, बिल्कुल वैसा ही है। मैं कहूंगा जब भी इंटरनेशनल आपको ट्रेडिंग करनी होती है तो आपको पता है हमेशा आपको SI सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है ना। जैसे अगर मैं MKS, CGS एंड FPS की बात करूं तो ये लोकली ऑर्गेनाइज सिस्टम्स हैं। मतलब एक देश, एक पर्टिकुलर कंट्री किस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा वो अपना स्टैंडर्ड खुद तय कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहा होगा तो इंटरनेशनल लेवल पे उसे SI स्टैंडर्ड्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्यों फॉलो करने पड़ेंगे? लाइक पाकिस्तान को भैया चाहिए कुछ गेहूं, टमाटर, कुछ भी चाहिए, है ना। अब गेहूं चाहिए, टमाटर चाहिए। अब गेहूं और टमाटर चाहिए और हमारे यहां का किलोग्राम और वहां का किलोग्राम में फर्क हो। मैं बोलूं कि मैं आपको जो मेजरमेंट करके दूंगा मेरे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करके दूंगा, तो हो सकता है कि मेरे किलोग्राम और उसके किलोग्राम में डिफरेंस हो। इसी वजह से कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए कि जैसे ट्रेडिंग की जाए तो ट्रेडिंग के टाइम पे हम उतना ही क्वांटिटी उनको डिलीवर करें जितनी क्वांटिटीज स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तय की गई है। तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लोकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे इंडिया में भैया गोल्ड मेजर करने जाते भैया 10 तोला, है ना। अब तोला नाम का कोई मेजरमेंट तो है ही नहीं, है ना। मैंने एक बार मेरे पापा से पूछा भी था तो तोला होता क्या है, तो उन्होंने बोला था कि तोला का मतलब था एक समय पे, बहुत समय पहले ना, एक फ्रूट था घुंगची जिसका नाम था। उस घुंगची फ्रूट का ना लगभग मेजरमेंट एक जैसे ही था, मतलब लगभग हर फ्रूट लगभग इक्वल मेजरमेंट का था। और जब भी मेजरमेंट करते थे तो उसको स्टैंडर्ड बना लिया गया कि उस फ्रूट के बराबर का जो मेजरमेंट किया जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 तोला, ठीक है, 1 तोला। और अगर बाई चांस वो फ्रूट खो भी जाए तो यार मार्केट में वैसा ही फ्रूट, उसी मेजरमेंट का फ्रूट अवेलेबल भी है। अब ऐसा आप किसके साथ नहीं कर सकते? जैसे मैंगो के साथ इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब आपको पता है जिस मैंगो से मेजरमेंट किया और बाई चांस वो मैंगो खो गया या सूख गया तो आपको पता है क्या होगा? अब दूसरा मैंगो जब लेके आओगे उसका मेजरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसी वजह से उस टाइप के मेजरमेंट को फॉलो नहीं किए गए। तो उस टाइम एक घुंगची नाम का फ्रूट था जिस फ्रूट से इसका मेजरमेंट किया जाता था, इसी वजह से हम उसको तोला वर्ड से शायद प्रोनाउंस करते थे। क्लियर? तो जैसे बीघा, किल्ला, हरियाणा वाले किल्ला बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में बीघा बोला जाता है, विस्वा बोला जाता है। तो ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये लोकल स्टैंडर्ड है। लोकल लैंग्वेज ने कुछ स्टैंडर्ड तय कर लिए हैं, वो स्टैंडर्ड फॉलो अप में लिए जा रहे हैं। जैसे मीटर, स्क्वायर मीटर की बात करें या स्क्वायर फुट की बात करें या स्क्वायर गज की बात करें तो आपको पता है ये कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो फॉलोड है और जिनके मेजरमेंट अवेलेबल हैं, जो कहीं ना कहीं नेशनली तो कम से कम फॉलो होते ही हैं। क्लियर है ना? ठीक है। तो स्टैंडर्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट, तो आपको पता है यूनिट्स या फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्वांटिटीज के लिए तय किए गए स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब यही ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, है ना। वैसे मैं आपको बता दें तो उसका कहीं ना कहीं एक कॉमन बॉडी दैट इज ISO उसके अंडर टेकन एक बॉडी है। वैसे ISO के अंडर तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बॉडी आती हैं, जैसे फूड के स्टैंडर्ड को लेके FSSAI FSSAI होती है, वैसे इसको लेके भी कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, डन। ठीक है, मैंने बोला ना कि हम यहाँ पे ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या मिलता है? आगे चलते हैं तो भैया जो लेंथ, मास और टाइम है इनको थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं। जैसे लेंथ की अगर मैं बातें करूं आपसे, ठीक है। अब आपको पता है लेंथ को मेजर करने के लिए एक रेंज है, अब वो रेंज क्या है? आपको पता है लेंथ को आप जब मेजर करने जाते हो तो आप उसको मीटर में भी मेजर करते हो, आप उसको सेंटीमीटर मेजर करते हो, आप उसको मिलीमीटर मेजर करते हो, आप उसको माइक्रोमीटर मेजर करते हो, आप उसको नैनोमीटर मेजर करते हो, आप उसको पिकोमीटर मेजर करते हो, आप उसको एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हो, आप उसको फर्मी में मेजर करते हो, है ना। और आप उसको मेजर करते हो, अगर मैं इससे अप जाऊं थोड़ा सा तो आप उसको मेजर करते हो लाइट ईयर में, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU में मेजर करते हो, आप उसी को लाइट ईयर में मेजर करते हो, लाइट ईयर, और आप उसी को पार्सेक
पार्सेक में भी मेजर करते हो। तो आपको यार कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा, इतने सारे शब्द क्यों बनाए गए, इतने सारे नाम क्यों बनाए गए। जब हम मीटर एक मेजरिंग स्टैंडर्ड था तो हम इसी को फॉलो कर लेते। मेजरिंग स्टैंडर्ड था, मीटर एक मेजरिंग स्टैंडर्ड था तो इसी को फॉलो कर लेते। हमें ये सारे नामकरण करने की क्यों जरूरत पड़ी। अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं दैट इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, मिलीमीटर की बात करूं दैट इज 10⁻³ मीटर, माइक्रोमीटर की बात करूं दैट इज 10⁻6 मीटर। ऐसे ही ऊपर अगर मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करूं तो लगभग ये 10⁻11 मीटर होता है, और अगर मैं लाइट ईयर की बात करूं तो लगभग ये 15 मीटर होता है, और अगर मैं पार्सेक की बात करता हूं दैट इज इक्वल टू 10⁻16 मीटर। ये आपके पास स्केलिंग है। तो कई बार मन में आता होगा कि यार ये सब कुछ बनाया क्यों गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी हम बात एक्यूरेसी की करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो मुझे एक पर्टिकुलर मेजरमेंट पे जाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास केवल मीटर स्केल होती और 1 मीटर से कम लेंथ मेजर करनी होती, अगर आपने 1 मीटर से कम लेंथ मेजर करनी होती तो क्या होता। आप 1 मीटर से कम लेंथ तो मेजर कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता उससे कम अगर आप मेजरमेंट करने जाते तो होता क्या, उससे कम अगर आप मेजरमेंट करने जाते तो उससे होता क्या, उससे होता कि यार आप एज्यूम करते थे ये इतना है, हाफ ऑफ द मीटर और 1/4 ऑफ द मीटर आप एज्यूम करते। इसी वजह से क्या किया गया, 1 मीटर को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फर्दर 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिससे अब मैं उससे मतलब उस मीटर का एक पर्टिकुलर हिस्सा भी एक्चुअल मेजर कर पाऊंगा, और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए और स्मॉल क्वांटिटीज यूनिट्स बनाएंगे। तो ये एक स्केल क्यों है, ये रेंज क्यों है, रेंज, तो ये रेंज किस लिए होती है, रेंज इज फॉर द एक्यूरेसी ओनली। बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं तो मुझे एक पर्टिकुलर रेंज की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। ठीक है, क्लियर। मैं इसमें से टर्म भी डिफाइन करना चाहता हूं। अगर मैं लाइट ईयर या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करता हूं तो लाइट ईयर आपको पता है क्या होता है, लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक बात आप नोटिस कर रहे हो, वैसे ये लाइट ईयर नाम है तो स्टूडेंट सोचता है कि ये समय मेजरमेंट करने की यूनिट है, लेकिन ये डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है, मतलब लेंथ मेजर करने की यूनिट है, और ये लगभग है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग मिलेगा आपको 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगर मैं वहीं पे एस्ट्रोनॉमी यूनिट की बात करूं तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। आपको कभी कभी लगता होगा यार कैसे अजीब से स्टैंडर्ड बनाए गए, ऐसे तो कोई भी स्टैंडर्ड बना दिया जाता। तो मैंने बोला ना कि कुछ चीजों जो फिक्स है उनको स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें बदलाव हजारों साल लाखों साल गुजर जाएंगे, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए उसी को स्टैंडर्ड बनाया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड तय करना, ये रेंज होना, ये सब कहीं ना कहीं एक इवेल्युएटेड सी बात है। डन, क्लियर। ये लेंथ के लिए बात कर ली हमने। अगर मैं वहीं पे बात करता हूं किसके लिए, मास के लिए बात करता हूं, मास के लिए, तो मास मेजरमेंट की जब बातें होती है तो आपको पता वहां पे भी आपको रेंज देखने को मिलती है। आपको वो रेंज देखने को मिलती है। क्या रेंज देखने को मिलती है, आपको पता है कि मास को जब आप मेजर करते हो तो आप किलोग्राम में मेजर करते हो, आप ग्राम में भी मेजर करते हो, आप मिलीग्राम में मेजर करते हो, आप माइक्रोग्राम में मेजर करते हो, आप नैनोग्राम में मेजर करते हो। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं मास के भी रेंज। उसके अलावा आप क्विंटल में मेजर करते हो, क्विंटल, आप इसके अलावा टन में मेजर करते हो, है ना। तो ये रेंज किसके लिए, रेंज फॉर एक्यूरेसी, रेंज फॉर एक्यूरेसी, कि मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट पे जाना है तो मुझे रेंज की आवश्यकता रहेगी। क्लियर है, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पे कि अगर आप लार्ज यूनिट की बात करो, लार्ज, आपको पता है कि अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं यूनिट को, तो नीचे वाला हिस्सा स्मॉल रेंजेस जो है, स्मॉल यूनिट्स जो है, क्या है, जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जो स्मॉल है, आप पता है उसको एक्यूरेसी
मतलब उसके लिए फिजिकल स्केल यानी फिजिकल स्केल अवेलेबल है, फिजिकल स्केल मार्केट में अवेलेबल होगी, बहुत ज्यादा मिनिमम पे नहीं और मैक्सिमम पे भी फिजिकल स्केल अवेलेबल नहीं होगी। यहां भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है। जैसे बहुत छोटी डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो ये जो मिड ऑफ सेगमेंट है इसके लिए फिजिकल स्केल अवेलेबल है जो ह्यूमन यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुत छोटी रेंजेस की बात की जाए तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट में उस टाइप की स्केल अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जैसे आपको पता है लार्ज डिस्टेंसेस जब मेजर करनी होती हैं तो हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी जिसको पैरालैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैरालैक्स। एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सोनार, सोनार है ना। ये कुछ टेक्नोलॉजी है जिनका यूज करके हम लार्ज डिस्टेंसेस मेजर कर रहे होते हैं। तो आपको पता है कि एक लिमिटेड पैटर्न पे ही मेजरमेंट किए जा सकते हैं। क्लियर? डन। वैसे ही आपने देखा मास के मेजरमेंट की बात, और वहीं पे अगर मैं टाइम के मेजरमेंट की बात करता हूं तो टाइम में भी कहीं ना कहीं आपको एक रेंज देखने को मिलती है ना। अब स्टूडेंट जनरली कह देता कि सर आप केवल 3 ही के विषय में क्यों बात करते हैं, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये ही सभी क्वांटिटी से, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो टाइम को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो, जैसे आप आर यूज करते हो, आप मिनट यूज करते हो, आप सेकेंड यूज करते हो, आप मिली सेकेंड यूज करते हो, आप माइक्रो सेकेंड यूज करते हो, आप नैनो सेकेंड यूज करते हो, आप डे यूज करते हो, आप वीक यूज करते हो, आप मंथ यूज करते हो, आप ईयर यूज करते हो, ईयर, आप डिकेड यूज करते हो, डिकेड, देन सेंचुरी, देन मिलीनियम यूज करते हो। ठीक है, तो दिस इज द रेंज फॉर टाइम, है ना। दिस इज द रेंज फॉर द टाइम। और आपको पता है कि टाइम कैसे मेजर किया, यूज किया, सॉरी स्टैंडर्ड कैसे तय की गए? रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ इसी के अकॉर्डिंग टाइम को डिफाइन कर दिया गया, इसकी मोशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड तय किया गया, है ना। क्लियर? इसके मोशन के अकॉर्डिंग इसके स्टैंडर्ड तय किए गए। क्लियर है ना। तो आपको पता है कि कुछ चीज रिजिडली जो फिक्स्ड है, रिजिडली फिक्स्ड है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी आए उठा के स्टैंडर्ड तय कर दिए गए, पता चले जिनके बिहाफ पे स्टैंडर्ड तय किए गए वही बदल गए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड तय करने से पहले हमें कुछ चीजें थोड़ा सा स्टडी में लेना होता है। क्लियर है? डन? क्लियर है बेटा? चलो ओके, तो बात समझ आई, आगे बात करें। यस, तो नेक्स्ट जो वर्ड है जो मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। ये वर्ड मतलब आप ये सोचो कि आप अब दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं चैप्टर के। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, द सेकेंड पार्ट इज डायमेंशनल एनालिसिस, और तीसरा जो पार्ट देखने को मिलेगा दैट इज एरर एनालिसिस। ठीक है, जिसको मैंने सेकेंड लेक्चर के लिए रख रखा है। डायमेंशनल एनालिसिस और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, वो आज ही हम करेंगे। क्लियर है? तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं किसी बॉडी की ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, मैं अगर आपसे पूछूं कि ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बॉडी ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बॉडी 1D हो सकती है, 2D हो सकती है और 3D हो सकती है कि नहीं? बोलो। द बॉडी कैन बी 1D, कैन बी 2D, कैन बी 3D। अगर मैं उसके ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहा हूं, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डिस्कशन कर रहा हूं, तो बॉडी कैन बी 1D, कैन बी 2D, कैन बी 3D। अगर आपको पता है केवल एक डायमेंशन की बात करें, तो अगर किसी बॉडी के पास केवल लेंथ है, यानी उसके केवल लेंथ को लेके मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम 1D कहने लग जाते हैं। जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं उसको हम 2D कहने लग जाते हैं। और अगर मैं किसी का डिस्कशन लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो मैं उसे 3D कहने लग जाता हूं।
तो बॉडी कैन बी 1D, कैन बी 2D, कैन बी 3D। वैसे यार द क्वांटिटी कैन बी 1D, कैन बी 2D, कैन बी 3D ऑल्सो। द क्वांटिटी, अगर मैं किसी क्वांटिटी की बात करता हूं, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं, क्वांटिटी की बात करता हूं, फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं, तो बॉडी क्वांटिटी कैन बी 1D, कैन बी 2D, कैन बी 3D, कैन बी 4D, कैन बी 5D, कैन बी 6D एंड 7D ऑल्सो। मैं अगर किसी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, सिंपल, जब मैंने किसी बॉडी के ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते थे, तो ये द बॉडी कैन बी 1D, कैन बी 2D, कैन बी 3D ऑल्सो। लेकिन अगर मैं किसी क्वांटिटी की बात करता हूं, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D कुछ भी हो सकती है। क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यार किसी भी, अगर मैं ड्राइव्ड क्वांटिटी की बात करता हूं, किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की बात करता हूं, तो ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है? क्या बताया मैंने ड्राइव्ड क्वांटिटी को लेके आपको? ड्राइव्ड क्वांटिटी को लेके मैंने आपसे क्या कहा? ड्राइव्ड क्वांटिटी मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ओरिजिनेट है ना? ओरिजिनेटिंग using या originate using fundamental quantity। यानी मैं किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं, जिससे मुझे यह पता चल जाएगा कि ये किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है। उसके अकॉर्डिंग मैं उसको डायमेंशनली डिक्लेयर करूंगा, है ना? जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि मास को डायमेंशनली हम m से डिनोट करते हैं, m ऐसा बिग ब्रैकेट और m से। वहीं पे हम लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की अगर बात करें तो टाइम को हम बिग ब्रैकेट t से इंफॉर्म करते हैं। वहीं पे मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करूं, तो मैं उसे CD से डिनोट करता हूं। क्लियर? एंड अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर को हम K से, डायमेंशनली K से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ मैटर को हम मोल से, दस MOL से डिनोट करते हैं। डायमेंशनली डिनोट करने का एक तरीका, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। और करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। क्लियर? ठीक है? जैसे ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से LBH होता था, वैसे ही अगर मैं मास को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो M से रिप्रेजेंट करूंगा, लेंथ को L से, टेम्परेचर को T से, ऐसी सभी 7 क्वांटिटीज को मैं स्टेप से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर? डन? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर मैं किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ये मैं बताना चाहता हूं कि किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है, उससे हम उसका डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूं, किसकी बात करूं? फोर्स। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। या फिर आप इसे लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हो, या फिर मास वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी टाइम ऑलरेडी नीचे था तो टाइम का स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखा जाए तो फोर्स किससे किससे, यानी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है? तो मास, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ ही तो है। तो मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं डायमेंशनली, तो m displacement for the L, time for the T2, that is MLT minus 2. This is called dimensional analysis and the formula is known as dimensional formula. Clear है? Clear है? तो यार मैं क्या बताना चाहता हूं, what is the meaning of dimensional analysis? इस बात को समझने की कोशिश करो कि यार अगर मैं किसी बॉडी को कंस्ट्रक्शन, यानी किसी को ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, तो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी बॉडी 3D डायमेंशनली हो सकती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं किसी क्वांटिटी की बात करूं तो यार क्वांटिटी कैन बी 1D, कैन बी 2D, कैन बी 3D, कैन बी 4D, कैन बी 5D। डायमेंशंस का मतलब है कि मैं
किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से ओरिजिनेट कर रहा हूं, बना रहा हूं. दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस. द फिनोमेना इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस. इसके अलावा आपने उसको रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया. और एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल में जैसे मैंने कहा वर्क की बात करते हैं. वर्क की बात करें तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को हम एम ए इंटू एक्स लिख सकते हैं. एम को ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी इंटू एक्स लिख सकते हैं. वी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स. तो यहां पे मास 1 एम, डिस्प्लेसमेंट 2 यानी L2 और टाइम 2 यानी 2t2. तो दैट इज एम L2 t माइनस 2. क्लियर है कि नहीं? तो आपने एक बात नोटिस की कि मैंने कहा कि वर्क किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ, तब क्या कहेंगे, मास, लेंथ और टाइम. तो इसको क्या मैं 3 डायमेंशनल क्वांटिटी कह सकता हूं. तो दिस इज द 3 डायमेंशनल क्वांटिटी. ये एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है जिससे से ओरिजिनेट किया गया, जिन फंडामेंटल क्वांटिटी से ओरिजिनेट किया गया, दिस इज कॉल्ड. और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. क्या कहते हैं यहां पे से, डायमेंशनल फॉर्मूला. इसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला कहने लग जाता है. क्लियर है? ऐसे आप किसी भी क्वांटिटी के लिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो. क्लियर है? तो आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी जिसके डायमेंशन फॉर्मूला, जैसे आपको पता है मैंने बोला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, ग्रेविटेशन में पढ़ाया था. F क्या था, फोर्स. यहां से अगर मुझे G का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो F का डायमेंशन फॉर्मूला m l t माइनस 2. G का डायमेंशन फॉर्मूला पता नहीं. मास का m, एक मास तो यानी m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 2 बार यानी L2. आप इसे इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ml3 t माइनस 2, m अपॉन में नीचे आओ तो दैट इज m2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ G, दैट इज इक्वल टू m माइनस 1 l3 t माइनस 2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इज दिस ओके नॉट? तो अगर मैं पूछूं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो यस इट इज 3 डायमेंशनल क्वांटिटी. किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, मास, लेंथ और टाइम से. ये भी किससे बनके मिलके बना हुआ है, दैट्स मास, लेंथ और टाइम से. क्लियर? तो मुझे बताओ क्या ऐसे ही सभी क्वांटिटी के आप डायमेंशनल फॉर्मूला याद करोगे या फिर ड्राइव करके निकाल लोगे, यानी कुछ इस टाइप के एनालिसिस से आप उसकी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? तो अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ऐसे ही मुझे बताओ कितनी क्वांटिटीज हो सकती हैं. तो आपको पता है ऐसी हजारों क्वांटिटीज हैं, और अगर हजारों क्वांटिटीज हैं तो सभी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले भी होंगे. अगर आपने 11th एंड 12th कंप्लीट पढ़ा है, यानी जो स्टूडेंट 11th में है उन स्टूडेंट्स ने कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटीज के नाम ही सुने होंगे. तो जिन क्वांटिटीज के नाम सुने हैं, जिन क्वांटिटीज से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला अवेलेबल है, उस फॉर्मूले से आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन जो बच्चे 12th में हैं, उन स्टूडेंट ने 11th एंड 12th लगभग कंप्लीट कर लिया होगा, तो उन्होंने उन सभी क्वांटिटीज का नाम सुन लिया है जो क्वांटिटीज डायमेंशनली आपसे पूछी जा सकती हैं, जिनके आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है. ठीक है? तो आपको पता है 11th एंड 12th करने के बाद. और जो बच्चे ड्रॉपर हैं, मतलब जो 12th पास आउट हैं, उन्होंने तो 100% सभी क्वांटिटीज के नाम सुन रखे होंगे, सभी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रखा होगा. तो सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद कर लो, इसके अलावा बनाना सीख लो. तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस मींस क्या, कि मैं ये ऑब्जर्व करना चाहता हूं, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि यार ये किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई है. ठीक है? उसके बाद मैं सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या लिखना, डायमेंशनल एनालिसिस में क्या लिखना चाहूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला. क्लियर? तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए हर क्वांटिटी के लिए, सभी क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए. अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं फंडामेंटली उसको डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकता हूं. क्लियर? इसके अलावा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का फायदा क्या है, तो आपने देखा कि दूसरी हेडिंग जो है दैट इज यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं आपको. डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से हमें कुछ यूजेस, जैसे फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला. यानी कोई फॉर्मूला है, कोई फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है,
उस फॉर्मूले को चेक करना ये फॉर्मूला करेक्ट है फिर इनकरेक्ट है, आप उसको डायमेंशनली चेक कर सकते हो। दूसरा टू डिराइव द फॉर्मूला, टू डिराइव द फॉर्मूला यानी आप इसकी हेल्प से कोई फॉर्मूला ड्राइव, किसी भी क्वांटिटी के लिए आप डायमेंशनल फॉर्मूला से उसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो। तीसरा यूनिट कन्वर्जन, यानी आपको कभी यूनिट में कोई कन्वर्जन करना है, लाइक सीजीएस से एसआई, एसआई से एफपीएस, एफपीएस से सीजीएस, एफपीएस से एसआई, कोई भी कन्वर्जन करना है तो आपको पता है कि आप यूनिट कन्वर्जन भी डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हो। यहां पे 3 यूजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बेसिक वाले कुछ फॉर्मूले, डायमेंशनल फॉर्मूले आप याद कर लो। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले आप निकालना, कैलकुलेट करना सीख लो। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा मैं सभी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, ना कि मैं याद करके बैठता हूं। मैं भी कोई फॉर्मूला याद करके नहीं बैठता, हाँ मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले याद कर लिए हैं जिनका यूज करके मैं जल्दी से डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेता हूं। क्लियर है ना? ठीक है, तो 3 यूजेस। फर्स्ट, इसका मैं फर्स्ट यूज आपको एक्सप्लेन करता हूं, टू चेक द करेक्टनेस। मान लेते हैं आपके पास कोई भी रिलेशन दे रखा है, द y इज इक्वल टू a प्लस माइनस b प्लस माइनस ऑफ c एंड सो ऑन। कोई भी एक रिलेशन आपको दे रखा है, कोई भी एक फॉर्मूला आपको दे रखा है। एग्जांपल में आपके पास है लाइक s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। ठीक है, f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rv। ऐसे कोई भी फॉर्मूला आपको दे रखा है, कोई भी फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने कैसे चेक करना है, आपने चेक करना है कि क्वांटिटी y का डायमेंशन a के डायमेंशन के बराबर चेक करना है। फर्स्ट पॉइंट आपने ये करना है। y का डायमेंशनल फॉर्मूला b के डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर चेक करना है, ये दूसरा पॉइंट। और y का डायमेंशन फॉर्मूला c के डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर चेक करना है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुई, क्या ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुई, तो द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। द फॉर्मूला is dimensionally correct, otherwise it is incorrect. Clear? Otherwise it is incorrect. ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने वाले भी हैं। एक पॉइंट याद रखने वाला है, you can add or subtract same type of quantity, यानी आप डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। लेंथ को लेंथ से ही ऐड करोगे, फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड करोगे, फोर्स को लेंथ के साथ तो ऐड नहीं कर सकते। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी क्वांटिटी, यू कैन ऐड और मल्टीप्लाई एनी ऑफ द क्वांटिटीज। मतलब आपस में किसी भी क्वांटिटीज को आप ऐड और डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइप का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक टाइप की क्वांटिटीज के बारे में से ही पॉसिबल है। ठीक है, यानी इतनी सी बात अगर आप याद रखोगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे हिट का हो जाएंगे, आराम से आप नॉर्मली कर सकते हो। यार सिंपल सी बात, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे, केवल सिंपल ये नहीं पूछेंगे कि चेक करो ये फॉर्मूला करेक्ट है या फिर नहीं है, यस और नो में इसका आंसर दो। कई बार वो क्वेश्चन इसको इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं, वो कहते थे फॉर्मूला सही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला वो ऑलरेडी सही बोल देते हैं। क्लियर, वो ऑलरेडी सही बोल देते हैं। एक तो ये तरीका है कि यार आप पहले चेक करो कि फॉर्मूला करेक्ट है फिर इनकरेक्ट है। दूसरा तरीका ये है कि वो पहले से आपको दे दें कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, और फिर वो किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो फॉर्मूले में लिखी गई क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज में किसी का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आप लेख से कह दें, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है जो आपको हेल्प करेगी क्या करने में, बस इतनी सी बात, ये जो बात है इतनी सी बात, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आप इसी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। फिर उसके बाद टू ड्राइव द फॉर्मूला,
मतलब दूसरा पॉइंट जो मुझे सीखना है, दैट इज टू ड्राइव द फॉर्मूला, टू डिराइव द फॉर्मूला। यानी मुझे कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है, मैं इसे ड्राइव कर सकता हूं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल depends on mass of the particle, दूसरा velocity of the particle, and radius of circular path, and radius of circular path। प्लीज आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो मैं यूज सिखाने वाला हूं, इस एप्लीकेशन, इस क्वेश्चन से मैं इसे सिखा दूंगा। सर्कुलर पाथ, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स, यानी फोर्स के लिए आप फॉर्मूला ड्राइव करो। तो प्लीज स्टेप्स याद रखो। इन स्टेप्स को प्लीज, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार आपको, अब स्टूडेंट मुझसे ये कई बार कहते हैं कि यार सिंपल सी बात है, अब ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी कंपटीशन एग्जाम में तो आ नहीं सकता। स्कूल लेवल पे तो थ्योरेटिकल डिस्कशन किए जा सकते हैं, लेकिन इस टाइप के डिस्कशन या इस टाइप के डेरिवेशन मुझे कभी कंपटीशन एग्जाम में तो पूछे नहीं जा सकते हैं। लेकिन भले ही कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, हो सकता है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे। मैं कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया भी हूं, वो क्वेश्चन इसी थॉट से सॉल्व होंगे। यानी आपने प्रोसीजर ये फॉलो करना है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका अलग है। मैं डिक्टेट भी करूंगा कि क्वेश्चन कहां से उठा के लेके आए, ठीक है। अब देखो इसमें स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या लिखा है, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मास। अब स्टूडेंट मुझसे कहता है कि सर आपने तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन बना दिया। अरे भाई मुझे अभी नहीं पता है, तो सिंपल सी बात, मैंने अभी केवल लिख लिया, फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तो मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा देता हूं, लेकिन अभी मुझे पता कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने प्रोसीजर यही फॉलो करना है, फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस, तीसरा पॉइंट, ठीक है। ये आपने मान लिया। और अगर आपने ये माना तो बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय द इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, by the equation first, second and third, F is directly proportional to mass into velocity into radius, है ना, क्लियर। मास, वेलोसिटी इंटू रेडियस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अभी तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो कांस्टेंट आता है K M V और R, ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। मतलब अगर थ्योरेटिकली देखा जाए, अगर इस एनालिसिस से देखा जाए कि दिस डिपेंड्स ऑन दिस डिपेंड्स ऑन, और मैं ऐसा मान लूं, तो मुझे बताओ क्या फॉर्मूला बनके ये तैयार हो गया, ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया कि नहीं, क्लियर। ये फॉर्मूला बनके तो ये तैयार हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला है नहीं है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो एक प्रोसीजर में और चीजें आती हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये फॉर्मूला बनके तैयार हुआ, इसको एक काम करो कि आप, अगर ये फॉर्मूला सही है तो ये डायमेंशनली भी सही होगा। डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ M की पावर A, डायमेंशन ऑफ V की पावर, यहां पे K लिख दो, डायमेंशन ऑफ V की पावर B और डायमेंशन ऑफ R की पावर C लिख दो। ये प्रोसीजर है, ये एक तरीका है, ये एक पैटर्न है, जिस पैटर्न को आपने फॉलो करना ही पड़ेगा। आप इसे चाहे लर्न करना कह दो, कुछ भी कहो, है ना। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो आपके पास ये कंडीशन बना लो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2 के। डायमेंशन ऑफ मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, M की पावर A। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 की पावर B। रेडियस लेंथ होती है C, तो यहां से आपको मिला K
m की पावर a l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस b। मुझे बताओ क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? क्लियर? अगर मैं इस प्रोसीजर को देखूं तो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मेरे पास ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को फर्दर देखते हैं। क्लियर? इस रिजल्ट को फर्दर देखते हैं। मेरे पास क्या है? एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू के एम की पावर ए एल की पावर बी प्लस सी और टी की पावर माइनस बी। बस माइनस सी है फिर माइनस बी है, दिस इज माइनस बी, टी की पावर माइनस बी। डायमेंशनली करेक्ट है तो पावर कंपैरिजन यानी ए इज इक्वल टू 1, बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2। तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। अगर बी की वैल्यू मैं यहां पे प्लेस कर दूं तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 यानी सी इज इक्वल टू माइनस 1, यानी ए बी और सी तीनों की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई और मैंने सब्जेक्टेड ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में मैं इसे प्लेस कर देता हूं। एफ इज इक्वल टू एम की पावर a, that is k m की पावर a for the 1, v की पावर b that is 2 and r की पावर माइनस 1। इसे आप लिख सकते हैं k m v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज f। ठीक है? तो मैंने क्या किया था ना, मुझे इनिशियली पता था यार, मैंने सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन लिख ली कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस 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 दिस। ये कंडीशन मैंने मानी है, ये है नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन ने मुझे फ्रेम करके दे दिया कि आपने गलत माना था। यहां पे m की पावर a आपने 1 मानी थी, बिल्कुल ठीक मानी थी, v की पावर b लेकिन आपने गलत मानी थी। b को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे b की वैल्यू 2 मिल रही है। b की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। और c की वैल्यू जो मैंने सॉल्व की, इसका मतलब मैं c भी गलत माना था। इसका मतलब f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, f is directly proportional to v square and f is directly proportional to mass। ये कंडीशन होनी चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला से मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया। मैंने डायमेंशनली करेक्ट करके इसको सॉल्व किया। मैंने इसे डायमेंशनली करेक्ट करके सॉल्व किया, पावर कंपैरिजन किया और एग्जैक्ट पावर कैलकुलेट करके ले ली जो एक्चुअली वैल्यूज थी। ठीक है? तो द फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट यूज जो है वो क्या है? फर्स्ट यूज आप चेक कर सकते हो किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस को। दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई नया फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो। तो आपने फॉर्मूला भी यहां पे ड्राइव कर लिया ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करके। डन? क्लियर है? इसके बाद आपके पास एक पॉइंट और आता है, दैट इज यूनिट कन्वर्जन। क्या आता है? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन। क्लियर? अब यूनिट कन्वर्जन में आपको बता देना चाहता हूं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 या फिर एन यू। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ, आप इसको पॉइंट को ध्यान रखो, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, बी ए कांस्टेंट। ये हमेशा वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है? अगर यूनिट में कन्वर्जन किए, यूनिट में कोई चेंजेस किए तो उसी रेसिप्रोकल उसी प्रोपोर्शन में मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ जाएंगे। उसी प्रोपोर्शन में मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ जाएंगे। आपको इतनी सी बात याद रखनी है। मैंने बोला ना कि क्या बोला कि अगर आप यूनिट में कोई बदलाव करते हो तो उसी प्रोपोर्शन में मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन रहेगा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? तो डायमेंशनल यानी डायमेंशनल फॉर्मूले के जो यूजेस हैं वो कौन कौन से यूजेस देखे आपने? द फर्स्ट थिंग इज कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखना है। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखना है आपको पता है कि सभी क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला आप याद नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला लिखना आप जान गए होंगे। मैंने बताया कि अगर आपको बेसिक कुछ फॉर्मूलेज याद हैं तो उसके बिहाफ पे आप अनदर डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, बना सकते हो। तो डायमेंशन फॉर्मूला, इसके कुछ यूजेस में टू चेक द करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। मैंने बोला कि कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं से पूछा जाता है कि चलो चेक करो ये फॉर्मूला करेक्ट है फिर इनकरेक्ट। वो ऑलरेडी आपको करेक्ट या फिर इनकरेक्ट दे देंगे और उसी में मुझे सॉल्यूशन बनाना होता है। किसी क्वांटिटी का वो डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछ लेंगे। ठीक है? इसके अलावा टू ड्राइव द फॉर्मूला एंड यूनिट कन्वर्जन। तो ड्राइव द फॉर्मूला का केस क्या है कि आपने फॉर्मूला देखो कैसे ड्राइव किया, मैंने डायमेंशनली करेक्ट करके ही डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। इसके अलावा मैंने क्या पॉइंट आपको बताया? इसके अलावा पॉइंट बताया कि
यूनिट कैसे है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ इट्स यूनिट इज ऑलवेज बी कांस्टेंट, मतलब उसी प्रोपोर्शन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं नीट और जेई की बात करूं तो मैं जेई के लिए तो एक बार कहूंगा कि यार इस टॉपिक से हो सकता क्वेश्चन आपको मिले या ना मिले, लेकिन मैं कहीं ना कहीं नीट में श्योर हो जाता हूं कि यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाता है ना। तो कंपटीशन, यानी जब मैं अब 11th आपको पढ़ा रहा हूं तो 11th वाले स्टूडेंट हमेशा अपने आप को थोड़ा कॉम्पिटेटिव लेके चले। 11th का स्टूडेंट अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अपने स्कूल के एग्जाम्स पे, यानी स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस करने लग जाता है। वो इसी ईयर में अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकता है। नो डाउट वो अपने स्कूल के एग्जाम को फोकस करे, स्कूल पे ध्यान दे, अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन उसी प्रोपोर्शन वो कंपटीशन इसी ईयर प्रिपेयर कर ले, जिससे वो 12th में जब जाएगा तो उसमें एक स्ट्रेंथ होगी। क्लियर? डन? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको फॉलो करनी है अभी तक के पड़ाव में। डन? कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा हर पॉइंट पे हम लेके चलेंगे, और मैंने बोला ना कि मैं हर वो क्वेश्चन यहां पे लेके आया हूं जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार के, नॉट एक्चुअली। लिखा है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब वो यूनिट भी पूछ सकते थे और वो डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकते थे। डायमेंशनल फॉर्मूला, अब इस क्वेश्चन को प्रोसेस करते हैं। मैंने बोला डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट दोनों पूछ सकते थे। अब सिंपल बात है थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अब 11th के बच्चे ने तो अभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि 11th का बच्चा तो अभी तो मिड ऑफ सेक्शन, यानी उसने ग्रेविटेशन तक कंप्लीट किया होगा, अभी वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, उन पर्टिकुलर टॉपिक तक नहीं पहुंचा है। लेकिन 12th के स्टूडेंट से अगर मैं पूछूंगा या फिर मैं ड्रॉपर के स्टूडेंट से पूछूंगा तो उसे थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, कहां पे थर्मल कंडक्टिविटी है वो वाला फॉर्मूला आपको याद करा दो। हीट करंट, हीट करंट जिसको Q upon T कहा गया था, Q upon T, flow of heat with respect to time, that is Ka delta T upon L था। ठीक है, this K for the thermal conductivity। अब Q जो है वो जूल है, एनर्जी, टाइम सेकेंड है, इज इक्वल टू K, उसी का तो यूनिट निकालना है, एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर दैट इज केल्विन, लेंथ मतलब मीटर, मीटर से मीटर चला गया, तो जूल पर सेकेंड दैट इज वॉट, क्योंकि आंसर वॉट के टर्म्स में दे रखा है। वॉट अपॉन मीटर को नीचे लेके आओ और मीटर को और डिग्री सेल्सियस को भी नीचे आओ, तो मीटर और डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कांस्टेंट। तो क्या होगा, वॉट मीटर इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर कई बार केल्विन इनवर्स भी लिखा होता, तो वॉट मीटर इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, सी इज द राइट आंसर। यहीं पे अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिखने को कह दिया जाता तो डायमेंशनल फॉर्मूला, अब आपको पता है कि जूल पर सेकेंड, वॉट मतलब पावर, ये पावर है कि नहीं, या जूल पर सेकेंड मतलब, जूल का मतलब वर्क, दैट इज ml2t-2 दैट इज अपॉन t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k इंटू m इंटू k। मुझे डायमेंशन ऑफ k फाइंड आउट करना है, मेरे पास आएगा ml2t-1 और सॉरी t-3 अपॉन में m और अपॉन में k, तो ये मेरे पास आएगा m0 l t-3 k-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो आपको पता है इस पूरे टॉपिक में कोई चैलेंज नहीं है, कोई ऐसी एनालिसिस नहीं जो आपको समझ ना आई हो या फिर जो आप कर नहीं सकते। बस आपने बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में इस टाइप की एनालिसिस करनी है। आप जब 12th पास, क्योंकि अभी जब आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हो तो वो सभी स्टूडेंट जो जेई का एग्जाम दे रहे हैं वो 12th पास है, उनको ये सब वर्ड पता होंगे, तो ऐसे आप चीजें कैलकुलेट करना चाहो। नेक्स्ट क्या है, लिखा है द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेशन। डैम्पिंग फोर्स आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, उसको आप एक हाइट पे लेके जाके छोड़ दो तो धीरे धीरे करके स्टॉप होने लग जाता है। तो क्यों स्टॉप होने लग जाता है, क्या वजह है वो स्टॉप होने लग जाता है? ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स। इसको आप डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो डैम्पिंग फोर्स, फोर्स कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला में पहले से पता है। ऑफ एन ऑसिलेटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर, तो आपको पता है कि टू वी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट इनटू वी, यानी के इज इक्वल टू एफ अपॉन वी। एफ का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 1, दैट इज एम
t minus 1. This is the dimension formula of that constant. Mass for the kilogram per second. This kilogram per second. तो C is the right answer. ठीक है, अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखने को कहता तो ये लिख देते, अदरवाइज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. आपको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं भी लिखना था. फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. तो आपको पता है मीटर पर सेकेंड कैंसिल, यानी किलोग्राम पर सेकेंड, यानी किलोग्राम सेकेंड इनवर्स. ऐसे भी लिख सकते थे. अब AIPMT 2012 में क्वेश्चन पूछा गया. मैंने बोला ना कि अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये पॉइंट, ये जो भी एनालिसिस मैं फर्स्ट डे कर रहा हूं, मैंने बोला ना कि हमने एक चैलेंज लिया है, 75 डेज का चैलेंज दी ली है. मैं हर दिन आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, तो हर डे का एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है. और मैंने बोला कि मैंने इसमें थ्योरी को में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. थ्योरी उसी लेवल पे मैंने आपसे डिस्कस किया जो रिक्वायर्ड है. बेसिक डिस्कशन, बेसिक एनालिसिस और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका. नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट लिखा द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम इज दिस. कितना है? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द डेंसिटी इन CGS सिस्टम. इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट, कोई एक अदर सिस्टम है, कोई एक अदर सिस्टम है इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. जो लेंथ की यूनिट है वो 10 सेंटीमीटर है. एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम. यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम. मतलब कोई भी एक यूनिट है. मैंने बोला ना, चाहे कोई भी यूनिट क्यों ना हो, चाहे कोई भी यूनिट क्यों ना हो, है ना, कोई भी सिस्टम क्यों ना हो, N1 हमेशा N2 के बराबर होगा. है ना, क्लियर? अब वहां पे लेंथ को मान लेते हैं, लेंथ को किसी भी नाम से जाना जाता है. अब सिंपल सी बात, वहां पे लेंथ को किसी ना किसी नाम से तो जानना जो. अब सिंपल सी बात, मीटर नाम तो दे नहीं सकता मैं. मीटर नाम नहीं दे सकता, सेंटीमीटर नाम नहीं दे सकता, मिलीमीटर नाम नहीं दे सकता. मैं ये नाम नहीं दे सकता. ठीक है, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसमें ऑलरेडी मुझे वैल्यूज पता है. तो मैं नाम दे देता हूं बहुत बड़ी प्यारे तरीके से. इसका नाम अजय दे देता हूं और उसका नाम विजय दे देता हूं. यानी उस सिस्टम में लेंथ की यूनिट अजय है और मास की यूनिट विजय है. तो क्या होगा? N1 फॉर 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 इंटू मास की जगह विजय अपॉन अजय का क्यूब. कोई प्रॉब्लम है ना? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 ये होगा. आपको एक बात बता दूं, वहां पे अगर मैं एक बात बताऊं आपसे, मैं आपसे कहूं कि वहां पे 1 अजय किसके बराबर है? 1 अजय किसके बराबर है? तब क्या कहोगे? 10 सेंटीमीटर के. 10 सेंटीमीटर के बराबर है. तो आप मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? दैट इज 1/10 अजय के. हाँ या ना बोलो. क्लियर? ऐसे ही 1 विजय किसके बराबर है? 100 ग्राम के. तो 1 ग्राम किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 1/100 विजय के. अरे समझे कि नहीं? क्लियर है ना? तो मुझे क्या करना है? मुझे कन्वर्जन करना है. तो आप देखो, मैं 1 ग्राम को क्या लिख सकता हूं? 1 ग्राम को क्या लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से. 1 ग्राम को मैं लिख सकता हूं 1/100 विजय. 1/100 विजय. क्लियर? सेंटीमीटर को मैं कितना लिख सकता हूं? 1 सेंटीमीटर को 1/10. तो 1/10 का क्यूब अजय क्यूब. क्लियर है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? 4/100 डिवाइडेड बाई 1/1000. क्लियर? तो ये आपके पास कितना आ गया? दैट इज ऊपर जाएगा 10 40, यानी 40 विजय अपॉन अजय क्यूब. दिस इज द 40. तो सी इज द राइट आंसर. क्लियर है कि नहीं? है ना? अब आप कोई कहोगे कि यार ये क्या आपने किया, ये बड़ा अजीब सी चीजें आपने की. मैंने बोला ना कि यार मुझे उस सिस्टम में यूनिट का क्या नाम मुझे नहीं पता. अगर मुझसे कहा जाता कि इसको एक काम करो, एमके सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, एमके सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, मैं क्या करता?
आपको पता है एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 ग्राम को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करता, दैट इज 1/1000 करता कि नहीं, किलोग्राम कर देता। सेंटीमीटर कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर। तो यहां पे मैं क्या करता, 1/100 का क्यूब मीटर -3 ऐसा करता। इससे मैं एमकेएस में कन्वर्ट कर लेता। लेकिन इन्होंने मुझे बताया नहीं कि यार कौन सा सिस्टम है, तो सिस्टम में यूनिट को मानना पड़ेगा ना भाई। मैंने अजय और विजय मान के सॉल्व कर दिया, क्लियर है कि नहीं। लेकिन मैंने ये बात ध्यान रखी कि मेरे पास क्या हो, N1U1 = N2U2 ही हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, प्लैंक कांस्टेंट, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है प्लैंक कांस्टेंट की। अब आपको पता है कि चलो वैल्यू तो यहां पे आपको याद भी होगी, आपको यहां पे वैल्यू याद होगी। क्या वैल्यू बताओ, बताओ क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो वैल्यूज तो आपको याद होगी, वैल्यू तो आपको याद होगी, लेकिन यूनिट को ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसमें बच्चा सोचता है कि यार पता नहीं कौन सा यूनिट याद रख नहीं रख सकता। क्लियर, देखो यहां पे जैसे 2 यूनिट सेम ही है, इसमें कौन सी वैल्यू होगी। तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज तो रह जाती है, क्योंकि इतनी बार यूज किया होता है, दैट इज 6 पॉइंट। अब देखो AIPMT 2012 में 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, 6.63 × 10⁻34। ये वैल्यू आपको याद है, मुझे भी यही बात वैल्यू याद है, ठीक है। लेकिन मुझे यूनिट याद नहीं रह जाती है। अब मैं E = क्या होता है, E = होता है बेटा SC/λ। E इन अगर जूल, अगर एनर्जी को आपने जूल में लिया तो H इसको मीटर पर सेकेंड में लोगे और लैम्डा को मीटर में लोगे, तो यहां आपके पास कितना आएगा, जूल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड अपॉन में इधर आएगा तो जूल सेकेंड। ये है H के लिए, मैं ऐसे याद रख पाता हूं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6.63। इन SI सिस्टम में इसको ऐसे सॉल्व कर लूंगा, क्लियर, ऐसे ही सिस्टम में ऐसे सॉल्व कर लूंगा, मैं ऐसे वैल्यू याद कर पाऊंगा। तो इसकी यूनिट याद रखनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है, इन फोर्स, इसे इफ होना चाहिए था, इफ फोर्स, acceleration and time are chosen as a fundamental physical quantity, find the dimensional of energy in terms of this। यानी मुझे dimensional of energy find out करी in terms में, क्लियर। तो आपको पता है कि अगर मुझे in terms में लिखना है तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी को अगर मैं डायमेंशनली ऐसे लिखना चाहता हूं तो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स की पावर A मुझे नहीं पता, एक्सेलरेशन की पावर B, टाइम की पावर T, C। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mL2T-2। F का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mLT-2 की पावर A। एक्सेलरेशन दैट इज LT-2 की पावर B, और टाइम का मतलब T की पावर C। यहां से आप सॉल्व करोगे, m की पावर A, L की पावर A प्लस B, T की पावर -2A -2B प्लस C, ये मेरे पास पावर आ गई, क्लियर। यहां से आप A B यानी कंपैरिजन करो तो A = 1 मिल जाएगा। A प्लस B की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 के बराबर है, और -2A -2B प्लस C की वैल्यू -2 के बराबर है, क्लियर। यहां से अगर मैं A की वैल्यू से प्लेस कर दूं तो 1 प्लस ऑफ B = 2, तो B = 1, यानी A की वैल्यू भी 1 आ गई और B की वैल्यू भी 1 आ गई। अगर मैं A और B की वैल्यू यहां प्लेस कर दूं तो -2 × 1 -2 × 1 प्लस ऑफ C = 2, तो यहां पे 4 उधर जाएगा, 2 2 4 उधर जाएगा, तो C = 6 होगा। मैं वैल्यू डाल देता हूं, यानी आपके पास क्या रिजल्ट बन के तैयार होंगे, यानी एनर्जी इज इक्वल टू F की पावर A दैट इज 1, A की पावर 1 और T की पावर 6 इज अ राइट आंसर, 6 इज अ राइट आंसर। तो यहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो शायद यहां पे। लेकिन आपको पता है कि आपका तरीका आपने ये फॉलो करना है। अया भाई सिंपल सी बात है कि अगर मुझे एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी को मैंने इन टर्म्स में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स में मुझे लिखना है, तो मुझे रिलेशन का तो पता है ही नहीं, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिया, इनको करेक्ट माना, तब जाके मैंने इसकी पावर्स कैलकुलेट की और मेरे पास यहां पे
इस टाइप से, यानी रिजल्ट क्या आपके पास आएगा, रिजल्ट आएगा एफ ए एंड टी की पावर 6 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं इन टर्म्स में डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकता हूं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज, स्ट्रेस का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। अब आपको पता है कि अगर मैं स्ट्रेस को लिखूं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू जो होता है वो F अपॉन ए होता है। F का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, ए का L2 दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सी इज अ राइट आंसर। यहां पे करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, लिखा है अब फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ कैन बी परफॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी is e square upon 4 pi epsilon naught is c in velocity of light, g is a universal constant, gravitation, e is the charge. A physical quantity of dimension formula of length that can be performed out of c, g and this. ठीक है? किससे किससे बनाई गई है? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ, डायमेंशंस ऑफ लेंथ इस टर्म से बनाई गई है। क्लियर है? Okay, clear? The physical quantity of dimensions of length that can be performed out of c, g and e square upon 4 pi epsilon naught. c is a velocity of light, g is a universal constant. तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे यहां पर कैलकुलेशन में चीजें बनानी है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, तो यहां पर C की जगह, मतलब C वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी आंसर्स देखो, अगर आंसर्स, हम कुछ क्वेश्चंस में मुझे आंसर्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है थोड़ा सा। अब द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी परफॉर्म्ड, इनमें से कौन सी डायमेंशन लेंथ के बराबर है, L के बराबर है, मुझे ये चेक करना है, बेसिकली चेक करना है। अब चेक करने के लिए मुझे डायमेंशन ऑफ C तो पता ही है कितना होता है, C, द डायमेंशन ऑफ C दैट इज LT माइनस 1 पता है, डायमेंशन ऑफ G मुझे पता है। अगर मुझे नहीं पता तो हमने कैलकुलेट की थी अभी, देखो यहां पे वापस जाके देख लो, डायमेंशन ऑफ जी मैंने कैलकुलेट किया था, कहां पे, ये कितना, m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, है ना। डायमेंशन ऑफ जी इज m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ये या तो आप निकाल भी सकते हो, मेरे पास F इजिकल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, F फॉर द m l t माइनस टू, G का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, मास का दैट इज m2 दो बार है, और रेडियस फॉर द l2, तो यहां पे आपके पास आएगा m l3 t माइनस टू अपॉन m2 इजिकल टू डायमेंशन ऑफ G दैट इज इक्वल टू m माइनस वन l माइनस थ्री l3 सॉरी L3 प्लस T माइनस टू, ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ G है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करूं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि F इजिकल टू क्या होता है, F इजिकल टू होता है K या फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसे मैं लिख सकता हूं एफ आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ये कितना है, एम एल टी माइनस टू एंड L2 दैट इज एम एल थ्री टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस। क्लियर? अब यार ये ना एक हिट एंड ट्राई मेथड है, हिट एंड ट्राई। अब यार आपको सी जी और इसकी वैल्यू यहां पे प्लेस करके देखना पड़ेगा, और जो L के बराबर आ जाएगा उसी में इसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसी में इसको डिफरेंट ट्रांसफर करना है। तो आपने क्या करना है, आपने C की वैल्यू डाल के देखनी है, G की वैल्यू डाल के देखनी है, और वो वैल्यू तो आपको पता है, अगर मैं यहां पे 1 अपॉन सी स्क्वायर की बात करूं तो 1 अपॉन सी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, पहले बात C स्क्वायर कितना आएगा, C2 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू L2 T माइनस टू, और अगर मैं 1 अपॉन C2 की बात करूं दैट इज इक्वल टू L माइनस टू T2, उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 3 में 1 2 में 1 2, तो किसी एक में प्लेस करके देख लो आप, तो आपके पास
सी, जी और इनके डायमेंशन फॉर्मूला है, प्लेस करके देखोगे, प्लेस करने पे आपको पता है मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, दैट्स वाई आपको टाइम लगा। अदरवाइज सी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता था, जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी जल्दी से पता होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपने प्लेस करके देखना है रिजल्ट। यानी आपका टाइम यहाँ से 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, 1 से 1.5 मिनट लगे, 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो 1 से 1.5 आपको पता है, 1 में प्लेस करके देखोगे तो ऑलरेडी आपको एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिकली देखने को चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। डन। तो यहां पे चेक करना है कि कौन से फॉर्मूले में फिट है। डन। अच्छा, यहां पर ये एक कैलकुलेशन देखो ध्यान से, यहां पे ना एक मिस्टेक की एक्चुअली, पता है क्या, ये जो वैल्यू थी कंपैरिजन में यहां पे -2 था, तो 4 उधर जाएगा तो एक्चुअली यहां पे 2 बचेगा, दैट इज 2, तो ये T2 होना चाहिए, तो एफ ए यानी बी इज अ राइट आंसर, यहां से आंसर आपको बी मिलना चाहिए, क्लियर। यहां पे चेक करना जो डायमेंशन ऑफ एल के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, कर पाओगे। सरफेस टेंशन यानी सरफेस टेंशन को हम एस से डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू वही एनर्जी की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी एंड टाइम की पावर सी। ए, बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसके अकॉर्डिंग यहां पे आंसर आपको मिल जाएगा। AIPMT 2015 में क्वेश्चन ये आया, ठीक है। जस्ट सेम यही क्वेश्चन मैंने यहां पे सॉल्व किया, ये वाला सेम क्वेश्चन यहां पे सॉल्व किया है, बस आपके पास यहां पे वैल्यूज, यहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो बदल चुकी है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the dimension of critical velocity v of the liquid falling through a tube are expressed as velocity expressed at eta की पावर x, rho की पावर y and r की पावर z, ये informed है। r is the coefficient of r are the coefficient of the viscosity of liquid, density of the liquid and radius of the tube, यानी eta for the viscosity, density and radius, x और y और z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करते टाइम आपको पता है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT - 1, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला सरफेस, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करूं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें याद नहीं है, तो याद कर लिया करो, 6 पाई ईटा RV, F का डायमेंशन फॉर्मूला MLT - 2, ईटा का पता नहीं, आर का लेंथ, वेलोसिटी का LT - 1, जब इसे सॉल्व करोगे L से L चला जाएगा, इधर की तरफ आओ तो MT - 2 अपॉन LT - 1, दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ N, ML - 1 T - 1, द आंसर इज ML - 1 T - 1। तो यहां पे आप लिखेंगे ML - 1 T - 1, ये फॉर्मूला आपको याद होता तो आप डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाते। डेंसिटी का होता है ML - 3 की पावर y एंड रेडियस फॉर द लेंथ की पावर z, वही पावर कंपैरिजन, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो m की पावर x प्लस y, l की पावर -x -3y प्लस z एंड t की पावर -x, दिस इज द, अब इसमें पावर कंपैरिजन कर दो, यहां पे x की पावर यानी x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड x प्लस y इज इक्वल टू 0, इधर नहीं है तो x प्लस -1, x इज इक्वल टू -1 यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया, यस, 1 प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1, x आ गया, y आ गया, z कैलकुलेट करना है, तो -x -3y प्लस z l दैट इज इक्वल टू 1, -x -1 -3 इंटू y की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ z इज इक्वल टू 1 यानी -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 यानी +2, तो z इज इक्वल टू 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1, तो 1 -1 -1, दिस इज द आंसर, क्लियर। तो आपने डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करने वाला जो पैटर्न था, जो तरीका था, उससे आपने इसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप यूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की,
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहां से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स फॉर द न्यूटन पर कूलॉम, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। यहां से आप एप्सिलॉन नॉट यानी न्यूटन पर कूलॉम जो है, यहां पे आपके पास क्यू की यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई की कोई यूनिट नहीं, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, इधर लेके जाओ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पता चल गया। ई स्क्वायर का डायमेंशन यूनिट आपको ऑलरेडी पता था, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू न्यूटन पर कूलॉम, दैट इज न्यूटन स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, कूलॉम से कूलॉम, न्यूटन से न्यूटन, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन की अगर हम बात करें तो mlt माइनस 2 मीटर स्क्वायर मतलब L2, दैट इज इक्वल टू ml माइनस 1 t माइनस 2, आई थिंक सो ml माइनस 1 t माइनस 2, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक जैसा पैटर्न जो मैं बार बार फॉलो कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, अगर मेरी थ्योरी को आपने ध्यान से देखा तो मैं कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, बस आपने इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस में लेना है, जिससे कुछ फॉर्मूले आपको डेफिनेट से याद हो जाए। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन डायमेंशनल के मिलते हैं, कहीं एक क्वेश्चन आपको मिलता है और 4 नंबर आपके स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। ऐसे ही ये क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश करोगे, भैया ये क्वेश्चन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स of area of cross section A, area of surface A, velocity gradient is this given by this, where eta is a constant called, eta का dimension formula अभी just हमने क्या लिया, ये आपके पास क्या था, viscosity constant था, eta को viscosity constant और डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको लिए कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होता तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला, ए का वेलोसिटी का और पोजीशन का डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते थे। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर स्ट्रेस यानी प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, एरिया दैट इज L2, दैट इज ml minus 1 t minus 2 is the right answer, ml minus 1 t minus 2, C is the right answer। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज mlt minus 2, डिस्टेंस का L दैट इज ml2 t minus 2। एक बात आप नोटिस करो कि जो डायमेंशन फॉर्मूला टॉर्क का है वही फोर्स वर्क का भी है, वही एनर्जी का भी है, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया कि यार प्लीज आप इसी टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। आपने देखा कि इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, इसमें यार कोई ज्यादा वेरिएशन है नहीं, अपने 4 नंबर यहां पे पक्के करो। नीट वाले जो बच्चे हैं वो अपने 4 नंबर यहां पे स्ट्रॉन्ग कर लें। हाँ, जो नेक्स्ट लेक्चर है, मैंने बोला ना डे टू जेई वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। डे 2 में आपको मैं एरर एनालिसिस की बातें करके दूंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बनके तैयार होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट और अधिक एनर्जी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।